सिद्धांत समझ में आ गया तो फिर अब समझ सकते हैं कि इनका प्रशासन कैसे होगा। देख लीजिए, ये रहा। प्रशासन में हम अच्छे से जानते हैं कि केंद्रीय प्रशासन है, और केंद्रीय प्रशासन में सबसे ऊपर कौन होता है? राजा। और राजा कैसा होता है? सर्वशक्तिशाली। मैंने पहले ही कहा कैसा है? निरंकुश है। निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता है, तो इसका मतलब राजा सर्वशक्तिशाली है। यानी कि यही विधायिका का प्रमुख भी है, विधायिका भी यही है, ठीक, कार्यपालिका भी यही है, और न्यायपालिका भी यही है। यानी समस्त शक्तियों का स्वामी है ये। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों इसके अंडर में है। जो ये कहेगा वही सच है, ठीक। और इसकी सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद में ये निम्नलिखित कौन है? अधिकारी। ध्यान रखना, वकील कौन है? वकील है एक प्रकार का वजीर। वजीर। दिल्ली सल्तनत में इसे क्या कहते थे? दीवाने बिजारत। उस समय वजीर कहते थे, इन्होंने इसका नाम बदल के रख दिया वकील, ठीक है ना। हुमायूं के समय में और अकबर के प्रारंभिक समय में कौन था? आपने नाम सुना होगा, बैरम खां। और प्रारंभ में इसके पास वित्तीय शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियां दोनों थी। ध्यान रखना, प्रारंभ में वित्तीय शक्तियों का स्वामी भी है और प्रशासन भी इसके अंडर में है, तो दोनों का था। इसलिए बैरम खां थोड़ा सा कैसा हो गया? शक्तिशाली हो गया था, सारी चीजें उसके अंडर में आ गई थी। इसीलिए वजीर को कमजोर करने के लिए अकबर ने, सोचिएगा, अकबर ने अपने शासन के 8वें वर्ष में दीवान का पद बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं? दीवाने आला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दीवाने आला कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक। और इसका काम क्या था? वजीर से सारी की सारी वित्तीय शक्तियां इसी को दे दी गई। वित्तीय शक्तियों का, वित्तीय प्रशासन का प्रमुख है ये। वित्तीय शक्ति इसके हाथ में आ गई। ध्यान रखना, सारे प्रशासन का वित्तीय प्रबंधन दीवान देखेगा। और दीवाने आला में आपने सबसे बड़ा नाम सुना होगा, राजा टोडरमल, जिन्होंने अकबर के समय की आईने दहसाला की नीति का विकास किया था, उसकी प्रणाली का विकास किया था, ठीक है ना। और आपको बता दें कि अकबर ने अपने समय में यह सब क्यों किया? चेक एंड बैलेंस के लिए, कि कोई शक्तिशाली ना हो जाए, क्योंकि बैरम खां बन चुका था, उसने विद्रोह करने की कोशिश भी की थी। अकबर की बातों को नहीं मानता था वो, जबकि अकबर बादशाह है उसके बावजूद भी, ठीक है ना। इसलिए उसने दीवान का पद बना दिया, ठीक। क्लियर हो गया? ये एक नया पद है। और अकबर के समय में और उसके बाद भी ध्यान रखना क्या हुआ था, इसमें एक चीज ये हुई थी कि जरूरत पड़ती थी तो वो एक से ज्यादा भी दीवान बना सकता था, और बनाए भी थे उसने। ध्यान रखना, क्लियर हो गया? और दीवान की सहायता के लिए अकेला ये नहीं होता था, इसकी सहायता के लिए कई सारे अधिकारी भी होते थे सहायता के लिए। जैसे दीवान ए खालसा, ये होता था। खालसा भूमि का प्रमुख, यानी कि राजकीय जो भूमि होती है उसका प्रमुख। खालसा मतलब राजकीय भूमि का, राजकीय भूमि होती है, सरकारी जमीन। ध्यान रखना, सरकारी जमीन राजकीय भूमि का प्रमुख होता था ये। उसी तरीके से दीवाने तन होता था। दीवाने तन ये नकद वेतन का अधिकारी था, जो जिन जिन लोगों को नगद वेतन दिया जाता था उनको ये देखता था, ठीक है ना। इस तरीके से आपके दीवान की सहायता करने के लिए कम से कम 8 से 9 दीवान और होते थे, जिन्हें उप दीवान कहते थे। यही है वो। मीर बख्शी कौन कौन है? मीर बख्शी है दोस्तों मुख्य सेनापति। सेनापति, हालांकि सेना में जब युद्ध करने जाते थे उस समय मुख्य सेनापति अलग बनाया जाता था, यह होता था सेनापति, ठीक है ना, सेना का प्रमुख, ठीक।
सोचिए कि दिल्ली सल्तनत में क्या कहते थे इसको, दिल्ली सल्तनत में कहते थे दीवाने आरिज, और यहां क्या है, मीर बख्शी। और अकबर ने जब मनसबदारी प्रणाली बनाई तो मुख्य वेतन अधिकारी भी इसी को बना दिया था, मुख्य वेतन अधिकारी भी इसी को बना दिया था। क्यों बना दिया गया था? क्योंकि हर व्यक्ति, हर अधिकारी मनसबदार बन गया, और मनसबदार बना तो उसको सेना और घोड़े दोनों रखने होते थे, और सेना में जैसी परफॉर्मेंस करता था तभी उसको वेतन और तमाम सारी चीजें सुविधाएं मिलती थी। तो जब ये कंडीशन होती थी तो सेना का वेतन तभी मिलता था जब मुख्य सेनापति यानी मीर बख्शी उस पर सिग्नेचर कर देता था। इसलिए मुख्य वेतन अधिकारी ये हो गया, यानी दीवान को यहां कमजोर कर दिया। वित्तीय शक्तियां हैं, पैसा वो तब देगा जब ये साइन कर देगा, ये साइन नहीं करेगा तो पैसा यहां से नहीं मिलेगा। यानी कि दीवान भी अपनी मर्जी से किसी को वेतन नहीं दे सकता जब तक कि यहां से साइन नहीं होंगे। मीर सामा कौन है? ध्यान रखना दोस्तों, मीर सामा जो होता है वो होता है वहां के राजमहल की हर चीजों को देखने वाला, राजमहल की जरूरतों को पूरा करने वाला, राजकीय जरूरतों को पूरा करने वाला। यानी कि उनकी जो राजमहल की, राजपरिवार की जरूरतें होती हैं उसको पूरा करता था। और एक समय ऐसा आया कि ये वकील और दीवान के बाद तीसरा सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। ये कार्य समझ सकते हो, क्योंकि ये राजकीय प्रशासन, राजकीय व्यवस्था, राजकीय परिवार उन सबसे ज्यादा करीब है, इस वजह से। सद्र और सदूर, ये कौन होता था? सद्र और सदूर जो कहते हैं उसको कहते हैं धार्मिक अधिकारी को, जो धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक आचरण को देखता है। ये पहले भी होता था और अभी भी है, धार्मिक आचरण को चेक करने वाला। और जनरली वही व्यक्ति काजी भी बनाया जाता था। ये तो होता था न्यायाधीश, यानी कि बादशाह के बाद अगर कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट है न्याय व्यवस्था में तो वो काजी है। सुनते हैं ना आप लोग, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। इसलिए मुसलमानों में निकाह के समय काजी बुलाया जाता है, सदर को नहीं बुलाया जाता है। शद्र जो होता है, शद्र होता है धार्मिक व्यक्ति। क्योंकि ये व्यवस्था चली आ रही थी इसलिए दोनों जो पद है एक ही व्यक्ति को दे दिए जाते थे, इसलिए कभी अंतर पता नहीं चला कि सदर कौन है और काजी कौन है, क्योंकि दोनों पद एक ही के पास होते थे। इसलिए पहले भी थे और अभी भी। मीर आतिश कौन है? ये होता था तोप खाने का प्रमुख, तोप खाना का प्रमुख होता था। ध्यान रखिएगा, तोप खाने का प्रमुख होता था। इसके अलावा कुछ अन्य पद और भी थे केंद्र में, कुछ अन्य भी हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था मुहत्सिब, ये होते थे नैतिक आचरण को देखने वाले, नैतिक आचरण का पालन करने वाले, करवाने वाले। यानी कि लोग कहीं कोई गलत तरीके से गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, उनके लिए होता था मुहत्सिब। और इसकी नियुक्ति किसने की थी? औरंगजेब ने की थी, ठीक है ना। और क्या होता था? मीर ए बर्र, मीर ए बर्र होता था। ये कौन होता था? वन विभाग का प्रमुख। इनको नोट करते चलिएगा, वन विभाग का प्रमुख मीर ए अर्ज। ध्यान रखना, ये मीर अर्ज है, दीवाने अर्ज नहीं। दीवाने अर्ज होगा तो दिल्ली सल्तनत में सेनापति हो जाएगा। यह मीर अर्ज है जो दरबार में अर्जियां लगाई जाती हैं, दरबारी अर्जियों को देखने वाला, अर्जियां देखने वाला। अर्जी यानी कि हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, अपना पेपर भेजते हैं, प्रार्थना पत्र भेजते हैं, उसको अर्जी कहते हैं, अर्जियां देखने वाला, ठीक है ना। एक होता था मीर ए बहरी, और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। मीर ए बहरी कौन होता था? जल सेना का सेनापति, जल सेनापति, यस, जल सेना का सेनापति होता था, जल सेना प्रमुख। मुगल काल में छोटे से ही स्तर पर सही, लेकिन उन्होंने जल सेना का निर्माण करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। और एक होता था मीर ए माल, मीर ए माल, ठीक है ना। और ये कौन होता था? मीर ए माल होता था टकसाल का प्रमुख,
जहां पर सिक्के ढाले जाते थे, ध्यान रखना, जहां पर सिक्के ढाले जाते थे उसको कहते हैं टकसाल का प्रमुख। ठीक है ना। और मैंने आपको अकबर के टाइम पीरियड में जब आर्थिक नीति पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अब्दुल समद को दिल्ली की शाही टकसाल का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि एक एक चीज, मेरे एक एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से काम करिए। एवरीबॉडी, इट्स ओके। ठीक, चलिए अब इसके आगे बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन। तो जैसा लगभग केंद्र में था लगभग वैसा ही उन्होंने प्रांतों में भी रखा, यानी कि पूरे मुगल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित करके रखा। ध्यान रखना, अकबर के समय में जो प्रांतों की संख्या है प्रारंभ में 12 थी, बाद में बढ़कर के ये 15 हो गई। बाद में अंतिम समय में जब अकबर की मृत्यु हुई तो उस प्रांतों की संख्या इतनी हो गई। जहांगीर के समय में प्रांतों की संख्या 17, शाहजहां के समय ये हो गई 18 और औरंगजेब के समय में ये हो गई 20 संख्या। ठीक है ना, कहीं कहीं 21 भी लिखा रहता है लेकिन मोस्टली 20 ही है, क्योंकि एक जो प्रांत है दूसरे प्रांत में विलय कर दिया गया था, इसलिए ये इतने प्रांत बनाए गए थे। ठीक, प्रांत में कंडीशन क्या रखी गई थी? बिल्कुल एक रूपता और संतुलन की स्थिति रखी गई। यानी एक रूपता बोले तो जैसा केंद्र में प्रशासन है वैसा ही यहां पर रखा गया और सभी प्रांतों में एक जैसी व्यवस्था रखी गई। और संतुलन इसलिए, चेक एंड बैलेंस इसलिए क्योंकि यहां पर भी हम उसी तरह के अधिकारियों को नियुक्त कर रहे थे जो एक दूसरे को संतुलित कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि प्रांतों में ही क्या हो जाए, संघर्ष की स्थिति बन जाए, प्रांतों में ही षड्यंत्र की स्थिति बन जाए, प्रांत ही हमारे खिलाफ एक कहा जाए कि माहौल बना दे। ऐसा नहीं चाहिए था। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां पर अधिकारी भी बनाए गए। सूबेदार नाजिम यानी कि मुख्य जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो नाजिम था। दीवान जो कि वित्तीय अधिकारी है, जो प्रांत का दीवान है। प्रांतीय बख्शी सेनापति है। सद्र और काजी आप समझते हैं धार्मिक और न्यायपालिका का प्रमुख है। तो ये आपके बनाए गए थे। ठीक है ना। इसलिए प्रांतों में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद स्थानीय प्रशासन। तो प्रांतों को सरकार में और सरकार को परगना में और नगर क्षेत्र में विभाजित किया गया और सबसे नीचे गांव होते हैं, वो आप जानते ही हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। सरकार और परगना ये सब तो आपके शेरशाह सूरी के समय ही विकसित हो चुके थे और इस समय और विकसित हुए। ठीक है ना। और सरकार का जो प्रमुख अधिकारी होता था, ध्यान रखिएगा कौन होता था? प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था, फौजदार। ठीक है ना। एक दूसरा होता था अमल गुजार, अमल गुजार जो कि वहां के अकाउंट वगैरह की व्यवस्था को देखता था। तीसरा होता था आमिल। आमिल ध्यान रखना यहां भी होता था, परगना के लेवल पर भी होता था। इसका काम था भू राजस्व वसूलना, भू राजस्व को देखना। और ये इनमें से अधिकांश चीजें ध्यान रखना दोस्तों मेरी पिछली क्लास में रिपीट हो चुकी हैं। ध्यान रखना, परगना में तो आप अच्छे से जानते हैं कौन होता था परगना में, बताइए। आज भी होता है पटेल और कानून गो, ये परगना के स्तर पर होते थे अधिकारी। ये टैक्स कलेक्ट करने वाला और ये न्याय व्यवस्था को देखने वाला। और नगर के प्रशासन को देखने वाला अधिकारी कौन है? कोतवाल साहब। ये नगर प्रशासन का प्रमुख होता था। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसी समय एक नई जानकारी और मिलती है कि इसी समय में बंदरगाह भी होते थे, बंदरगाह। और बंदरगाह के अधिकारी को कहते थे मुत्सद्दी। क्या कहते थे?